दिल में सुनहरे ख्वाब सजाए और बेहतरीन मुस्तकबिल की तलाश में सैकड़ों पाकिस्तानी कनाडा, अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक में जा बसते हैं, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत और अपनी मिट्टी की खुशबू इन्हें वापस खींच लाती है। इन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों का ज़रिए मुबादला मुल्की मुआशरत का पहिया चलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इसके बरक्स इसी पाकिस्तान में आए रोज ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे, इन पर झूठे मुकदमात और अगवा प्राय तावान के वाक़ियात रूनुमा हो रहे हैं और इन वाक़ियात में ज्यादातर करीबी रिश्तेदार मुलविस पाए जाते हैं, जिससे न सिर्फ बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों में बेचैनी पाई जाती है बल्कि वो पाकिस्तान आने से भी कतराने लगे हैं। ऐसा ही एक वाक़िया कनाडा में 40 साल से मुकीम 55 साला फवाद कुरैशी के साथ पेश आया। मुख्तलिफ अखबारी खबरों का जायजा लेने के बाद ये हकाइक सामने आए हैं कि फवाद कुरैशी का ब्रादर निस्बती तारिक पाकिस्तान में जाली मुकदमात में उलझाकर उन्हें 8 साल तक खवार करता रहा। जो 8 साल मैंने अदालतों में गुजारे, जो मेरी बच्ची ने 8 साल अस्पतालों में गुजारे, क्या उसका कोई सद्देबाब नहीं है? क्या इस मुल्क में इन बदमाशों को रोकने वाला, पकड़ने वाला कोई नहीं है? सिर्फ इतना ही नहीं, अदालतों से तमाम मुकदमा जीतने के बाद अब फवाद कुरैशी को ससुराल वालों की जानिब से कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। मेरी एक बेटी है जो माजूर है और वो कनाडा के अस्पताल में, और कोर्ट ऑर्डर्स के तहत वो पाकिस्तान नहीं आ सकती क्योंकि पाकिस्तान में उसका इलाज मुआवजा मुयसर नहीं है। मेरा एक बेटा भी है जिसको मैंने वहाँ से MBA कराया था और वो अब पाकिस्तान आ गया है। ये दोनों मेरी बीवी और बेटे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जनवरी 2012 में पाकिस्तान आए थे। उसके बाद से इन्होंने ये मेरी साले साहब ने ज़िद लगा ली कि जी मेरी बहन को ये कोठी नाम करो डिफेंस में जहाँ मैं रहता हूँ, जिसकी मालियत तकरीबन 15 करोड़ रुपए, और अगर तुम नहीं करते हो तो फिर हम तुम्हें जाली मुकदमा में फंसा देंगे। तारिक साहब ने अपनी गवाही में ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी बहन को मेरे बहनोई ने ओरल गिफ्ट की थी, और साथ ये भी कहा कि मेरा बहनोई अच्छे किरदार का मालिक नहीं है। इसी गवाही की बुनियाद पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर तारिक साहब का बहनोई अच्छे किरदार का मालिक नहीं था तो उन्होंने अपनी बहन को खुला दिलवाकर शरीफ खानदानों की तरह घर पर क्यों नहीं बिठा लिया, जबकि इसके बरक्स बहनोई की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए फ्रॉड का मुकदमा क्यों दर्ज कराया। White collar crime used to be a synonym only in the corporate culture in the past, but this type of crime now is descending in our families too. मेरे साथ वाइट कॉलर क्राइम इसलिए भी हुआ है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, और वाइट कॉलर क्राइम्स आम तौर पे उन लोगों के खिलाफ ज़्यादा किए जाते हैं जो इतने ज़्यादा डिफेंसिबल नहीं है पाकिस्तान में जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि फवाद कुरैशी के ब्रादर निस्बती तारिक को अपनी बहन और भांजे के जाली दस्तखत के साथ मुकदमात कराने की क्या जरूरत थी, जबकि फवाद कुरैशी की अहलिया और बेटे के असल दस्तखत अदालती दस्तावेजात पर किए जाने वाले दस्तखत से मुताबिकत नहीं रखते थे। फिर ये सवाल भी उठता है कि अदालती नोटिस फवाद कुरैशी के असल घर के पते पर क्यों नहीं भिजवाए जाते रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि फवाद कुरैशी को अदालती नोटिस मसूल ही ना हो सके ताकि वो अदालत में अपने मुकदमात की पैरवी ना कर सकें। दूसरी जानिब अगर गौर किया जाए तो फवाद कुरैशी की वाहिद अहलिया होने की वजह से शोहर की जिंदगी के बाद ये सारी जायदाद उन्हीं की होनी थी, तो फिर फवाद कुरैशी की अहलिया को ये जायदाद अपने नाम करवाने की इतनी जल्दी क्या थी, जबकि फवाद कुरैशी अभी हयात हैं। क्या ये जल्दी फवाद कुरैशी के ससुराल वालों को थी जिन्होंने महज लालच की वजह से 2 मियाँ बीवी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मेरी साले साहब ने जिद लगा ली कि जी मेरी बहन को ये कोठी नाम करो डिफेंस में जहाँ मैं रहता हूँ, जिसकी मालियत तकरीबन 15 करोड़ रुपए, और अगर तुम नहीं करते हो तो फिर हम तुम्हें जाली मुकदमा में फंसा देंगे। यहाँ ये अमर भी ज़ेरे गौर है कि हमारे माशरे में बसने वाली मशरकी खवातीन इस तरह के जराइम में मुलविस नहीं होती जब तक इनके पीछे मजबूत मुआवन और सहूलतकार ना हो। ये बात साफ आया है कि फवाद कुरैशी पर किए जाने वाले झूठे मुकदमात में इनके बरादर निस्बती तारिक और तारिक के बहनोई जावेद बशीर मुआवन और सहूलतकार थे, क्योंकि ये दोनों हजरात तमाम मुकदमात में बतौर गवाह खुद अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत इनकी गवाही को झूठा और बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर चुकी है। 8 साल मुकदमेबाजियाँ करने के बाद अब मैं केसेस जीता हूँ। ये केसेस सन 2012 में हुए थे, इस पे मेरी वाइफ और बेटे के जाली दस्तखत थे। इन तमाम केसेस में गवाह जो बने मेरा साला और मेरा सांडू, मेरा साला तारिक और सांडू जावेद बशीर बना। इन लोगों ने हर मुकदमे में आके अदालतों में गवाहियाँ दी हैं, और ये गवाहियाँ बाद में जज ने अपने जजमेंट के अंदर मुस्तरद कर दी। ऐसे झूठे मुकदमात के मुआशरे पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। एक माँ जो अपने शोहर की मर्जी के खिलाफ 7 साल कबल अपनी माजूर बेटी को कनाडा के अस्पताल में छोड़कर पाकिस्तान चली आई। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और अपनी ही औलाद से माँ के इस बेहिस रवैये की मिसाल शायद ही कहीं मिलती हो। ये वो डॉक्यूमेंट है जो सुपीरियर कोर्ट ऑफ ऑन्टेरियो कनाडा का डॉक्यूमेंट है, जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि हम इस बच्चे की कस्टडी इसलिए दे रहे हैं
کہ گورنمنٹ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس بچی کی ماں پاکستان سے نہیں آئی اور وہ یہیں کوئی نہیں ہے اس کا کسٹڈی لینے والا. تو جب اس عورت سے کہا گیا کہ بھائی 7-8 سال میں تم نے اپنی بچی کو وزٹ کیوں نہیں کیا گیا, تو اس نے بتایا کہ میرے بھائی نے مجھے مجبور کیا کہ میں کینیڈا نہ جاؤں اور میرا پاسپورٹ بھی اپنے پاس رکھ لیا. لالچ کی اس اندھیر نگری میں بسنے والے جرائم پیشہ ذہنیت کے مالک طارق نے بھی یہ نہ سوچا کہ اس کی بہن کی شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں اور وہ معذور بچی جو پچھلے 7 سال سے کینیڈا کے اسپتال میں اکیلی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے وہ بھی ماں کی طلبگار ہے. لیکن اس بچی کو پیسے کی ہوس میں ماں سے دور کرنے والے اصل محرک طارق کو راتوں رات امیر بننے کی خواہش ہے. اگر میری بیوی یہ بتا دیتی کورٹ میں کہ یہ سگنیچر جعلی ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو بھائی ہے وہ گرفتار ہوتا, چونکہ عام طور پہ ان کیسز میں جہاں سگنیچر جعلی ہوں وہاں بینیفیشری آف دا لیٹیگیشن وہی آدمی ہوتا ہے جو وٹنس ہوتا ہے. ہبا کے اس قانون کو جعلی مقدمات میں استعمال کیے جانے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور اس وجہ سے فیملی فراڈ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہبے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیٹ, مقام, نیم آف وٹنسز, ایکسیپٹنس آف دا ڈونی کہ اس نے قبول کیا اور اس کا ویکنٹ پوزیشن. جب تک یہ اس کے لوازمات پورے نہ ہوں ہبا مکمل نہیں ہوتا, کوئی بھی ہبا. لیکن یہ جو اورل گفٹ ہے یہ نہیں ہو رہا اور یہ اورل گفٹ کا جو کام ہے یہ اسلام کی آڑ میں مس یوز آف اسلام ہے. مفتی مولانا خلیل احمد قادری نے بتایا کہ اسلام میں جھوٹ بولنے یا کسی پر غلط الزام لگانا سخت گناہ ہے. جو کوئی قانون محمدی کا غلط استعمال کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اب جب کہ یہ مقدمے ہار گئے ہیں 8 سال کی مقدمے بازی کے بعد, تو یہ مجھے قتل کی دھمکیاں لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا تو پراپرٹی ہمارے نام کر دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. میں اس کے لیے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بھی گیا اسلام آباد میں, میں اس کے لیے CCPO کے آفس میں بھی گیا, لیکن ہماری کہیں زیادہ رسی نہیں ہوتی. اب میری گزارش ہے, التجا ہے وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس صاحب سے کہ ان اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسپیشل لاز بنائیں, ان کے لیے قانون سازی کریں, ان کے لیے ادارے بنائیں جو ان کا تحفظ ان کو دے سکیں. حکومت پاکستان کو ایسا طریقہ کار لانا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ذاتی اور مذموم مقاصد کے لیے کسی بھی شرعی قانون کا غلط استعمال نہ کر سکے.